नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका जो है फाइनल टेस्ट 1 हुआ था, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया। तो आज हम जो है भाषा प्रथम जो हिंदी आई थी उसमें भाषा प्रथम हिंदी, जिसके जो है 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी होगी। जो फाइनल टेस्ट 1 है उसमें आई हुई है, और इसके अलावा राजस्थानी भाषा जो साहित्य है वो भी जो है इसमें कवर है किया गया है। शिक्षण विद्या भी कवर की गई है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। एक बात और मैं बता देता हूं, पूरे 30 क्वेश्चन देखना, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं आज जो आपको जो है कुछ अलग सीखने को मिलेगा जिनसे। ठीक है, शिक्षण वीडियो में 3 क्वेश्चन है और उससे पहले 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो पूरे 30 क्वेश्चन आप जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देखो, विद्वानों, शक्तियां, कठिनाइयां, ये तो बहुवचन है, दिख भी रहे हैं, लेकिन सूरज एक ही है और एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। सूरजों नाम का कोई भी शब्द नहीं होता। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था। इसका उत्तर हो जाएगा आपके सूरज। सूरज हमेशा हमेशा क्या होता है, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि एक ही सूरज है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट आप जरूर कर सकते हो कि आपको जो है उत्तर क्या लग रहा है, और अपना सोच के दिमाग में भी रख सकते हो कि 30 में से आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, ये भी टेस्ट के तौर पे भी आप दे सकते हो। 30 क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, जो है मैं जैसे क्वेश्चन बोलूं ऑप्शन देख के उत्तर सोच लेना है, फिर मैं उत्तर बताऊं सही है या गलत। ऐसे करके आप कमेंट भी कर सकते हो कि कितने जो है क्वेश्चन आपके सही हुए। तो कर्तव्य शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो कर्तव्य शब्द में आपका तव प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 तव प्रत्यय जो है आपका वो कर्तव्य शब्द में है। ध्यान रखना, वे नहीं है, जो है ये नहीं है, कर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आगे लगा हुआ है, तो ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? त्वय प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुख दुख में समास है। अब देखो, सुख दुख अगर डायरेक्ट आता आपके तो आपको पता है द्वंद्व समास है, लेकिन यहाँ पर द्वंद्व के भी जो तीनों प्रकार है वो आ गए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि कौन सा जो है सुख दुख में समास है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपके सामने। देखो, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व कौन सा होता है? समाहार जो द्वंद्व होता है उसमें जो है दोनों पद जो होते हैं ना, दोनों पद प्रधान तो होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन दोनों पद एक समूह का बोध कराते हैं, एक समूह का बोध करवाते हैं। वापस देखो, दोनों पद द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये तो अपने को पता है, लेकिन जो समाहार द्वंद्व है उसमें दोनों पद एक समूह का बोध करवाते हैं, समूह का बोध करवाते हैं। जैसे बाल बच्चा, क्या बाल बच्चा, ये क्या है आपका द्वंद्व समास है, लेकिन कौन सा? समाहार द्वंद्व। क्यों? क्योंकि बाल और बच्चा दोनों एक ही शब्द है। तो समाहार द्वंद्व कौन सा होता है? दोनों पद तो प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पद एक समूह का बोध करवाते हैं। जैसे बाल बच्चा, ये दोनों एक ही समूह का बोध करवा रहे हैं, जबकि क्या है? द्वंद्व समास है। तो ये होता है समाहार प्रकार का। वैकल्पिक कौन सा होता है? वैकल्पिक होता है जहां पर जो है दोनों पद तो प्रधान हो, लेकिन एक को ही स्वीकार किया जा सके, एक को ही स्वीकार किया जा सके, स्वीकार किया जा सके, मतलब दोनों पद प्रधान है लेकिन एक को ही स्वीकार किया जा सके। जैसे सुख दुख, दोनों में से एक ही स्वीकार किया जा सकता है, दोनों साथ नहीं होते। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व ही है। ठीक है, सुख या दुख दोनों में से एक को ही आप जो है एक समय में स्वीकार कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वैकल्पिक द्वंद्व। समाहार द्वंद्व कौन सा होता है? जिसमें जो है एक समूह का बोध करवाते हो दोनों पद, जैसे बाल बच्चा या बाल बच्चे, वो दोनों एक का ही क्या करवा रहे हैं? बोध। फिर इतरेतर में क्या होता है? इसमें जो है अलग अलग प्रधानता होती है दोनों पदों की, अलग अलग प्रधानता, यानी कि दोनों पदों की अलग अलग प्रधानता होती है। उदाहरण भी बता देता हूं, जैसे गंगा जमुना या गंगा यमुना भी कह सकते हैं हम, गंगा यमुना, इसमें दोनों का अपना एक अलग जो है क्या है, अलग प्रधानता है। गंगा की अलग है, यमुना की अलग है। तो तीनों चीजें आपने समझ ली होगी कि समाहार द्वंद्व में क्या होता है? एक समूह का बोध करवाते हैं दोनों के दोनों शब्द, जैसे बाल बच्चा, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है। वैकल्पिक द्वंद्व में जैसे जो है दोनों में से एक को ही स्वीकार किया जा सकता है एक समय पर, जैसे सुख दुख। ठीक है, फिर इतरेतर में क्या होता है? अलग अलग प्रधानता होती है दोनों पदों की, जैसे गंगा यमुना या गंगा जमुना, दोनों की अलग अलग प्रधानता होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन नीचे है। आगे जो आपकी 3rd ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है, उसमें भी हम क्लासेस जारी रखेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा आपको पता ही है, जो भावनाएं होती है अपनी, दुख, प्रेम, साहस, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। मनुष्य क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा है।
ठीक है। सूरज, सूरज क्या है आपकी, सूरज है आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सम्राट, ये भी क्या आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो गया, साहस, साहस आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये किसी भाव का, जो साहस नाम की कोई चीज थोड़ी ना होती है, अपने अंदर एक जो है फीलिंग होती है, भाव होता है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अपने जो है क्वेश्चन काउंट करते रहे कि कितने सही हो रहे हैं आपके। फिर है, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रारंभ में जो है प्र उपसर्ग है, ठीक है। संकल्प में सम उपसर्ग है, ठीक है। फिर जो विजय है उसमें वी उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग रहित है, तो ऑप्शन नंबर 3 व्यक्ति। व्यक्ति जो उपसर्ग रहित, तो जो व्यक्ति शब्द है आपका वो क्या है, आपका उपसर्ग रहित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। जीवन, ठीक है। जीवन आपका क्या है, पुल्लिंग है, साफ साफ पता चल रहा है। अपराध भी क्या है, पुल्लिंग है। सिर भी पुल्लिंग है, ठीक है। जिंदगी, जिंदगी नाम से पता चल रहा है क्या स्त्रीलिंग शब्द है। जो वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हो, लेकिन इसमें तो वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जीवन नाम से पता चल रहा है कि जो जीवन क्या होता है, एक पुल्लिंग है। अपराध भी पुल्लिंग है। सिर भी जो है पुल्लिंग है। जिंदगी, जिंदगी से स्त्रीलिंग है, लड़की के होने का बोध हो रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द में कौन सी संधि है। संस्कृति का जो संधि विच्छेद होता है सम, जो मैं होता है स्वर रहित, ठीक है, प्लस कर्ती, इससे बनता है संस्कृति। तो अब आप खुद बता दो कि कौन सा जो है इसमें संधि कौन सी है। तो ये यहां पर जो स्वर रहित क्या है, स्वर रहित में है, तो व्यंजन है, ये व्यंजन संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृति, सम प्लस कर्ती, संस्कृति, जिसका जो है संधि विच्छेद में जो है संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। उचित, अनुचित सही है। लाभ, हानि सही है। आवश्यक, अनावश्यक सही है। एक, अनेकता ये गलत है। कैसे, एकता का अनेकता होता है, किसका, एकता का अनेकता होता है, ध्यान रखना। एक का होता है अनेक, सिर्फ अनेक होता है, अनेकता नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि संस्कृति का ज्ञान तभी संभव है जब अपनी भाषा का उचित ज्ञान हो। संस्कृति का ज्ञान तभी संभव है जब अपनी भाषा का ज्ञान हो। इसमें अवयव कौन सा है, तो अवयव शब्द क्या होता है, जिसका जो है लिंग, वचन और काल जो है नहीं चेंज कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते एक प्रकार से, ठीक है। तो निम्नलिखित जो आपका जो वाक्य दिया हुआ है उसमें अवयव कौन सा, उत्तर सोच लें अपना। इसका उत्तर हो जाएगा जब। कौन सा, जब। संस्कृति का ज्ञान तभी संभव है जब अपनी जो है भाषा का उचित ज्ञान हो। तो अवयव शब्द है इसमें जब। अगला क्वेश्चन, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, परिमार्जित एकदम सही लिखा हुआ है, सौंपना भी सही लिखा हुआ है, पीढ़ी ध्यान रखना दोनों में जो है बड़ी की मात्रा ये भी सही है। हृदय गलत है, क्योंकि यहाँ पर हृदय लिखा हुआ है, जबकि जो है ये वाला ऐसे जो है ये री वाला निशान होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, ये जो है डायरेक्ट जो है एक डंडी लगा दी। तो ये जो है आपका गलत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा प्रकाश का पर्याय नहीं है, ध्यान रखना। तो देखो, उजाला प्रकाश का, बिल्कुल चांदनी प्रकाश का, रोशनी प्रकाश का है, उन्नत नहीं है, ध्यान रखना। उन्नत जो है आपका प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राजेश के दोस्त दीपक ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार कहां तक है। तो आपको पता है उद्देश्य कौन होता है, इसमें उद्देश्य हमेशा होता है कर्ता, ठीक है, क्या होता है, कर्ता। और ये जो है मैं पहले बता चुका, यहां पूछा है उद्देश्य का विस्तार। तो उद्देश्य का विस्तार वही होगा। देखो, परीक्षा किसने पास की, परीक्षा में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, दीपक ने। किसने किया, दीपक ने। तो उद्देश्य क्या हो गया, दीपक। कर्ता कौन हो गया, दीपक हो गया, ठीक है, कर्ता कौन हो गया, दीपक हो गया। तो यहां पूछा कि उद्देश्य का विस्तार, मतलब वो चीज जिसमें दीपक का नाम नहीं है फिर भी दीपक का बोध करवाए, तो वो कौन सा है। देखो, परीक्षा में प्रथम तो ये तो है नहीं, दीपक ने, तो दीपक तो होना ही नहीं चाहिए, प्राप्त किया नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राजेश के दोस्त। राजेश का दोस्त कौन है, दीपक। तो दीपक का बोध करवा रहा है ना ये,
ठीक है। तो हमें उद्देश्य का विस्तार का मतलब होता है जो उद्देश्य यानी कि कर्ता का बोध करवाए। कर्ता कौन है? दीपक है। तो राजेश का दोस्त दीपक, तो राजेश का दोस्त जो शब्द है वो दीपक का बोध करवा रहा है, कर्ता का बोध करवा रहा है, उद्देश्य का बोध करवा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सामसायिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है? जो द्वंद्व समास होता है ना, जैसे सुख दुख ऊपर आया था अपने, इनके बीच जैसे दो शब्द है, इनके बीच कौन सा जो है, देखो युग्म शब्दों के मध्य कौन सा शब्द जो है चिन्ह का जो है क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इस चिन्ह को कौन सा कहते हैं? इसको कहते हैं योजक चिन्ह, जोड़ने वाला। लाघव चिन्ह होता है जो जैसे बिंदी होती है ना, जैसे डॉक्टर में अपने ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, ये बिंदी, ये होती है लाघव वाला। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? विवरण चिन्ह कौन सा होता है? विवरण चिन्ह ऐसे होता है। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? निर्देशक चिन्ह जो होता है ये भी योजक चिन्ह जैसा ही होता है, लेकिन ये दो शब्द युग्मों को जोड़ता नहीं है। ये कहता है राम ने कहा, और फिर ऐसे होता है ना, ये क्या कहा जो यहां लिख देते, तो ये होता है निर्देशक चिन्ह। और योजक दो के बीच में होता है, सेम इसका जैसे ही होता है। विवरण इस हिसाब से होता है, और लाघव चिन्ह आपको मैंने बता दिया। तो किसी विराम चिन्ह का प्रयोग सामसायिक जो पदों तथा पुनरुक्त और युग्म पद शब्दों को मध्य किया जाता है, वो उसको कहते हैं योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दावली के संदर्भ में कोयडो का अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, कोयडो। ठीक है, कोयडो का अर्थ क्या है? राजस्थानी शब्दावली के संदर्भ में कोयडो का अर्थ क्या है? तो कोयडो का जो अर्थ है आपका, वो है एक प्रकार का भोजन। ध्यान रखना, कोयडो एक प्रकार का क्या होता है? भोजन होता है। ना खेल होता है, ना कोई गीत है, ना कोई औजार है, ये है आपका एक प्रकार का भोजन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अनुभवहीन होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अनुभवहीन होने के संदर्भ में उपयुक्त जो है मुहावरा पूछा है। नीचे जो है आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें दाग जमाना तो कहीं से भी अनुभवहीन होने का जो है मतलब नहीं है। धूप में बाल सूखना, धूल में मिलना, और दिन फिरना तो मतलब हो गया किस्मत जागना हो गया। धूल में मिलना तो ये तो जो है एक प्रकार से नष्ट होना हो गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, धूप में बाल सुखाना मतलब हो गया अनुभवहीन। नोट कर लेना इसका, धूप में बाल सुखाने का जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना। अगला क्वेश्चन है, तीर नहीं तो तुक्का ही सही लोकोक्ति का सही अर्थ है। तीर नहीं तो तुक्का ही सही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। पहला ही इसका सही उत्तर लग रहा है। जैसे ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं कि आप मुहावरे पढ़ रहे हो 100 आप लोकोक्ति पढ़ रहे हो 100 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ क्या, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, मतलब कुछ हाथ तो आए कम से कम। तो वही बात देखो, पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष होना। ठीक है, संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद होती है। सबसे अलग विचार बनाए रखना। आजकल झुट्टे का बोलबाला ये सब नहीं है। तीर नहीं तो तुक्का ही सही, मतलब कुछ नहीं तो मतलब पूरा नहीं तो कुछ तो जरूर आता जाए, बस वही संतोषजनक हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अतिथि खा पीक कर घर चले गए, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो पदबंध के बारे में भी मैं अच्छे से बता चुका आपको। जैसे रेखांकित शब्द आ जाए ना, जैसे ये, इसका जो है पहला अक्षर देखो हमेशा, खाकर पीक कर, ये है ना पहला अक्षर, खा पीक कर, मतलब खाना और पीना क्या एक प्रकार की क्रिया है ना, तो ये आ जाएगा आपका क्रिया पदबंध। ध्यान रखना, जैसे रेखांकित पदबंध का एक ही रूल है, जैसे रेखांकित शब्द देखो उसका पहला अक्षर देखो, पहला शब्द देखो, पहला शब्द है खा पी कर, खाना पीना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया पदबंध है ये। डायरेक्ट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखोड़ी बोली और उनरे खेत जो है क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र होना चाहिए यहाँ पर, उन क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है। मतलब नीचे जो एक तरफ बोली लिखी हुई है, एक तरफ क्षेत्र लिखा हुआ है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। नहीं है मतलब नहीं है। गोडवाड़ी अलवर में नहीं बोली जाती, पहला ही सही नहीं है। गोडवाड़ी आपकी बोली जाती है जो है जालोर जिले की आहोर तहसील में, और पाली जिले की बाली तहसील में। जालोर और पाली में, और पाली में भी विशेष क्षेत्र की बात करें तो बाली तहसील में, और इसमें आहोर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोडवाड़ी गलत हो गया। दावड़ी बोली उदयपुर में, जगरोती करौली में, ये अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा जगरोती करौली में, और बांगड़ी जो है हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो पहला इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासो
किन भांतरो काव्य है। थर्ड ग्रेड साइंस मैथ का जो पेपर हुआ था 2023 में, जो मैं मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि बिसलदेव रासो किन भांतरो काव्य है। तो ये एक प्रेम काव्य है, ध्यान रखना। बिसलदेव रासो क्या है, एक प्रेम काव्य है, ध्यान रखना। बिसलदेव रासो विग्रह राज चतुर्थ की जो है प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें, तो उत्तर हो जाएगा प्रेम काव्य। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है। बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का आकलन करने में बिल्कुल, विद्यार्थी का आचरण जानने में बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने में बिल्कुल नहीं, तो प्रयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, आचरण और उपस्थिति जानना जो है इसका जो है कोई भी किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं होता मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन आपका बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का आकलन करने में, बालक के व्यवहार संबंधी जो है परिवर्तनों का आकलन करने में क्या है, उपयोगी है। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अधिक वैध एवं विश्वसनीय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अधिक वैध एवं विश्वसनीय है। शिक्षक निर्मित परीक्षक नहीं, आत्मनिष्ठ का तो देखो नाम ही मत पूछो, लो आप। ठीक है, परीक्षण शब्द में आत्मनिष्ठ का कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, मौखिक परीक्षा ये भी नहीं है, तो उत्तर होगा मानकीकृत परीक्षण, जो मानकों पर आधारित हो। किस पर, मानकों पर आधारित, मानकों पर आधारित ये परीक्षण जो होता है ये आपका वैध व विश्वसनीय होता है। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टैनले व रोस के अनुसार उपलब्धि परीक्षण, जो किसी की उपलब्धि जानने के लिए किया जाता है, अधिगम की उपलब्धि जानने के लिए किया जाता है, तो स्टैनले व रोस के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग होता है। तो देखो इसमें सबसे पहला पद होता है योजना निर्माण। क्या होता है, योजना निर्माण। ठीक है, दूसरा जो पद होता है इसमें वो होता है शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारण लिख देता हूं मैं। ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारण। ठीक है, तीसरा पद होता है इसमें ब्लूप्रिंट निर्माण, या हम कह सकते हैं कार्य योजना भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कार्य योजना का निर्माण। ठीक है, और चौथा जो इसमें होता है वो होता है प्रश्न पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। योजना निर्माण, शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारण, ब्लूप्रिंट और क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण। तो कुल कितने हो गए, 4। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 4 जो क्या होते हैं इसके उपलब्धि परीक्षण के चरण होते हैं, किसके अनुसार, स्टैनले व रोस के अनुसार। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य क्या है। जो 4 कथन दिए उसमें से असत्य क्या है। ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होता है। बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, मतलब जो कमियां अधिगम में आपको दिख रही है उसके आधार पर होता है, तो बिल्कुल होता है। फिर ये सामूहिक होता है, यही गलत है। क्यों, क्योंकि ये होता है व्यक्तिगत। क्या होता है, व्यक्तिगत। सभी सामूहिक नहीं होता है, व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति की अलग समस्याएं होती है। ये जो है निदानात्मक परीक्षण पर आधारित होता है। निदानात्मक परीक्षण में अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, तो ये सामूहिक हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग कठिनाइयां होती है, वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होता है। इसे चिकित्सकीय शिक्षण भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। बिल्कुल, शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव करके जो उपचारात्मक उपचार किया जाता है, किसका, अधिगम कठिनाइयों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सामूहिक नहीं होता, व्यक्तिगत या क्या कह सकते हैं इंडिविजुअल होता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के रूपात्मक का मतलब हो गया बाह्य, मतलब जो उसके रूप का वर्णन करे। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक के रूपात्मक या बाह्य पक्ष के अंतर्गत आता है। तो एक होता है आंतरिक, जो आंतरिक का मतलब उसकी भाषा शैली, उसमें क्या लिखा है, उसका जो क्या पाठ्यक्रम है वो। रूपात्मक या बाह्य वो होता है जो उसका कवर कैसा है, उसके पेज कैसे हैं वो। तो देखो यहां पर शैली यानी लिखने की शैली, यह का क्या है, आंतरिक है। क्या है, आंतरिक है। ठीक है, भाषा भी आंतरिक है कि किस भाषा या सरल या कठिन भाषा में लिखा गया। प्राकथन, कथन भी क्या है आपके आंतरिक है। तो भाई ये क्या हो गया आपका डिजाइन, की पुस्तक का डिजाइन कैसा है, मोटी पतली, कवर कैसा है, रंगीन है, पृष्ठ कैसे है। तो ये सब क्या हो गया आपके डिजाइन है। ये क्या आपका रूपात्मक, उसके रूप की व्याख्या कर रहा है कि डिजाइन कैसी है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगा मेरे को, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने नोट्स में एक साइड लिख ले यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल यानी सुनने के कौशल को विकसित करने की सबसे उपयुक्त विधि है या प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल यानी कि सुनने का जो कौशल होता है उसको विकसित करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली। वाद विवाद जो होती है आपकी, ये जो है आप बोलने की जो है मतलब अभिव्यक्ति की जो है सबसे अच्छी है, अभिव्यक्त करते हैं इसमें, अभिव्यक्ति की प्रणाली है। ठीक है,
श्रुत लेख सुनकर लिखना, ये आपका क्या है, सुनकर लिखना जो है आपका, ये जो है किस में है, ये आपकी जो है, एक मिनट, तो जो आपके श्रुत लेख है इसमें सुनकर लिखना, तो ये जो है लिखने की जो है अच्छी प्रणाली है। बाल गीत भी अभिव्यक्त करने की या बोलने की है। तो उत्तर जो इसका माना गया वो माना गया खेल प्रणाली, क्योंकि खेल में सुनना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो श्रवण कौशल को विकसित करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली आपकी जो मानी गई है खेल प्रणाली मानी गई है। मेरा जो है थोड़ा सा मेरा खुद का मानना इस तीसरे ऑप्शन की तरफ है, लेकिन जो है उत्तर ऑफिशियल माना गया है ऑप्शन नंबर 2। फिर आप कमेंट करें, इस क्वेश्चन को हम जो है कमेंट के माध्यम से सोल्व करते हैं। मेरा मानना इसमें तीसरे की तरफ ज्यादा जानना है, लेकिन उत्तर माना गया है इसमें खेल प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वाक्य पठन उपागम के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से किसे वाक्य पठन उपागम के नाम से जानते हैं? तो अपना उत्तर सोच के रखें। वाक्य पठन उपागम जो है वो कहते हैं आपके संरचनात्मक उपागम को। संरचनात्मक उपागम का दूसरा नाम है वाक्य पठन उपागम। क्या है? वाक्य पठन उपागम। अगला क्वेश्चन, असुमेलित को छांटना है। किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल, बिल्कुल सही है। डाल्टन विधि, कार्ल्टन, वासवर्ण नहीं है, इस जो है ये है पार्कहर्स्टन। किसकी दी हुई है? पार्कहर्स्टन की दी हुई है। तो ये क्या हो गई, जो है गलत हो गई, तो यही गलत है। और असुमेलित ऑप्शन नंबर 2। खेल प्रणाली जो है कोल्डवेल कुक की है, बिल्कुल कुक की है। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी की है, बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 डाल्टन विधि जो है आपकी पार्कहर्स्टन की है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना आरंभ करवाएं। जैसे क है, फ है, दोनों समान आकृति के हैं। ऐसे शब्दों और वर्णों को ऐसे वर्णों को लिखवाना जो है प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों ने की गई है? तो ये कैफ है, ये तो जो है आपके प्रारंभिक स्तर के या प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए होगा। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर अगला क्वेश्चन आपका है, श्रुत बोध में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को। श्रुत बोध में जो है, एक मिनट, ये ऊपर से नीचे आ गए हैं, एक मिनट, अब सही है। देखो रेप क्या होता है? रेप वो होता है जिसमें हम जो है स्वर रहित रे की ध्वनि का उपयोग करते हैं। स्वर रहित रे की जो है रे की ध्वनि का अभ्यास करें। ध्वनि का अभ्यास करना रेप होता है, ध्यान रखना। मतलब ऐसे रे की ध्वनि का जो है मतलब स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं हो। जैसे कर्म में जो है स्वर नहीं है, तो ये तो जो है आपका रेफ है। राम, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है रे के साथ जो है कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा स्वर जुड़ा है। यहाँ पर बात स्वर रहित की है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा है। गर्म, इसमें भी रे स्वर रहित है। सर्दी में भी जो है रे स्वर रहित है। तो किस में स्वर रहित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, उसको कहते हैं व्यतिरेकी विधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी विधि को कहते हैं? व्यतिरेकी विधि को कहते हैं। तो ये आपके 30 क्वेश्चन फाइनल टेस्ट जो कलाम का हुआ था उसमें आए हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लाएंगे आपके एसएसटी और ईवीएस और मैथ को, इसलिए जो है चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।